वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के PYQs। और ये PYQs जो हम करेंगे ये दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम में आए थे, जो कि एग्ज़ाम 3 जनवरी 2026 को हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल अडोप्टेड बाय RBI? इनमें से कौन सी RBI द्वारा अडोप्ट की गई मॉनेटरी कंट्रोल टेक्निक्स है? हम सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है और RBI जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है ये मॉनेटरी कंट्रोल करने का काम करता है, हम सभी को पता है। अब कौन कौन सी टेक्निक्स है जिनके थ्रू ये मॉनेटरी कंट्रोल करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन वाइज हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लोन्स एंड एडवांसेस टू द इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज को लोन्स या एडवांसेस प्रोवाइड करना। ऐसा कुछ भी RBI नहीं करता, ऐसा कुछ भी RBI नहीं करता। सेकंड ऑप्शन है कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज CRR। तो CRR बिल्कुल इसकी एक टेक्निक है, हम सभी को पता है कि हर कमर्शियल बैंक को एक लिमिटेड अमाउंट, एक स्पेसिफिक रेशियो में एक अमाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है, ठीक है। थर्ड हमारा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी बिल्कुल सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जिसमें कि कुछ सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जाता है। ये भी मॉनेटरी को कंट्रोल करने के लिए ही होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगला ऑप्शन है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज SLR। SLR भी हम सभी को पता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है। SLR में क्या होता है कि बैंकों को एक स्पेसिफिक रेशियो में कुछ अमाउंट अपने पास ही अलग से रखना होता है। इसको गोल्ड में भी रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी रख सकते हैं, कैश में भी रख सकते हैं। अगला है रेपो रेट्स। रेपो रेट्स भी मॉनेटरी कंट्रोल करने का एक तरीका है। तो B, C, D और E ये चारों मॉनेटरी कंट्रोल के तरीके हैं, ये लोन्स एंड एडवांस वाला तरीका नहीं है, ठीक है। तो B, C, D के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है थर्ड, B, C, D, E, E। तो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज एज पर देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। इनमें से सभी कमिटीज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। हम सभी को पता है कि बैंकिंग के अंदर बहुत सारी कमिटीज आई जिन्होंने कई इस तरह के रेवोल्यूशनरी रूल्स दिए, रेवोल्यूशनरी आइडियाज हमको दिए, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल रहे, हम सभी को पता है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कौन सी कमेटी कब आई थी, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नरसिम्हम कमेटी की, जो कि बहुत ही फेमस कमेटी है। हम सभी को पता है कि यहाँ से हमारी LPG पॉलिसी निकली थी, 1991 में कमेटी आई थी। इसमें SLR रेशियो के बारे में बात की गई थी, इसमें इंटरेस्ट रेट के बारे में बात की गई थी, कैसे इसको कम ज़्यादा करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बात हुई थी। तो ये 1991 में नरसिम्हम कमेटी हमारी आई थी। अगली यहाँ पर मेंशन है पद्मनाभन कमेटी। पद्मनाभन जो कमेटी है ये कमेटी 1999 में आई थी। इस कमेटी ने बताई थी कि बैंकों को जो रिस्क होता है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो यहां पर इन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमारी आई थी वर्मा कमेटी, ठीक है। वर्मा कमेटी बहुत लेट आई थी, 2001 में ही कमेटी आई थी। और वर्मा कमेटी ने हमको बताया था कि कैसे उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को रीस्ट्रक्चर किया जाए जो कि वीक हो चुकी हैं। मतलब कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी जो बहुत ही ज़्यादा लॉस अकर कर रही थी, बहुत ज़्यादा लॉस उनमें हो रहा था। तो वर्मा कमेटी ने बताया कि कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन में हमारे पास है सराफ कमेटी। सराफ कमेटी हमारी आई थी 1997 में। सराफ कमेटी ने बताया था हमें कुछ डिजिटल बैंकिंग के बारे में। इन्होंने हमको बताया था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में, कि कैसे इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। फिर है हमारे पास ऑप्शन में राशिद जिलानी कमेटी। तो राशिद जिलानी जो कमेटी है ये हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे बेस्ड थी और ये 1995 में आई थी, ठीक है। अब हमें सभी कमेटीज के ईयर पता लग गए हैं, अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे हिसाब से जो कमेटी आई थी वो आई थी नरसिम्हम कमेटी A, ठीक है। बहुत बेसिक सा है, ये सभी को पता है। और सबसे लास्ट में आई थी हमारे हिसाब से वर्मा कमेटी।
ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बनता है AEDBC, दैट इज सेकंड। ठीक है, पहले हो गया ए हमारा 1991 वाली कमेटी, फिर 1995, फिर 1997 और फिर 1999, फिर 2001। तो ये हमारा आंसर है AEDBC। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, हालांकि हम सभी ने सारी कमिटीज़ पढ़ी हैं, पर आप ना सारी कमिटीज़ के फॉर्मेशन ईयर्स जरूर आप याद करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। दो स्टेटमेंट हमको दी गई है, एक असर्शन है, एक रीजन है। असर्शन स्टेटमेंट कह रही है आरटीजीएस सिस्टम। आरटीजीएस देखो क्या होता है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। आरटीजीएस system is a funds transfer mechanism where transfer of money takes place from one bank to another on a real time and on gross basis। अभी जो मैंने फुल फॉर्म आपको आरटीजीएस की बताई, उसी से स्टेटमेंट सोल्व हो रही है। ये कह रहा है कि आरटीजीएस एक मैकेनिज्म है जहां पे मनी का ट्रांसफर टेक प्लेस करता है, मनी का ट्रांसफर होता है एक बैंक से दूसरे में रियल टाइम में और ग्रोस बेसिस पे। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म ही है कि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर इज नो मिनिमम सीलिंग फॉर द आरटीजीएस ट्रांजैक्शन। आरटीजीएस ट्रांजैक्शन में कोई भी मिनिमम सीलिंग नहीं होती, यानी कि कोई भी मिनिमम अमाउंट की लिमिट नहीं होती। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यह स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि आरटीजीएस में मिनिमम सीलिंग होती है और वो होती है 2 लाख रुपीज की। 2 लाख रुपए से कम की ट्रांजैक्शन हम आरटीजीएस में नहीं कर सकते। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो यहां पे हमारा आंसर रहेगा थर्ड, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। दो लिस्ट हमको दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, और हमें इनको मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम है और लिस्ट 2 में कुछ फंक्शंस के नाम है। तो हमें मैच करना है कि कौन सा फंक्शन कौन सा इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करता है। सबसे पहला हमारे पास है एग्जिम बैंक। हम सभी को पता है एग्जिम बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है। एग्जिम बैंक हमें प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एग्जिम बैंक हमें बताता है कि कैसे हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो बिजनेसमैन ये काम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उनकी मदद करता है, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है एनएचबी। एनएचबी हमारा है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या प्रोवाइड करता है? नेशनल हाउसिंग बैंक हमको प्रोवाइड करता है हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये एक हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, हाउसिंग के लिए फाइनेंसेस प्रोवाइड करता है। अगला हमारा है आईडीबीआई। आईडीबीआई हमारा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत फेमस है ये इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज। इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंक जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो यहां पर इसका आंसर होगा 4, फाइनेंसिंग प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इंडस्ट्रीज। डी हमारे पास है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? फर्स्ट वाला ये हमें प्रोवाइड करता है एडवांसिंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया, कि रूरल एरिया में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किसी को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्रेडिट या कोई लोन चाहिए, तो वो नाबार्ड प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो हम इसको आसानी से अब मैच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं हमारा आंसर कौन सा है। ए हमारा मैच करता है 2 में, बी हमारा मैच कर रहा है 3 में, सी हमारा मैच कर रहा है 4 में, और डी हमारा मैच कर रहा है 1 में। तो इसका आंसर होता है 3। थर्ड इसका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स बाय ए म्यूचुअल फंड स्कीम व्हेन इट सेल्स इट्स यूनिट्स टू इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड।
कह रहा है चार्ज कलेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स बाय म्यूचुअल फंड स्कीम। म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो कोई चार्ज कलेक्ट कर रही है, मतलब कोई पैसे या कोई खर्चा, ठीक है, कुछ कलेक्ट कर रही है फिर म्यूचुअल फंड स्कीम से। जब ये अपने इन्वेस्टर को यूनिट सेल करती है, तो जब सेल करते हैं और जो हम इन्वेस्टर से चार्ज करते हैं, देखो जब भी हम कभी कोई सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो सिक्योरिटी परचेज करने की जो कॉस्ट होती है, एक तो सिक्योरिटी का प्राइस होता है, उसके अलावा थोड़ा बहुत एक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जिसको कि हम लोड बोलते हैं, लोड। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि वो इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड स्कीम सेल्स कर रहा है, यानी कि बेच रहा है। तो जब इन्वेस्टर्स उस म्यूचुअल फंड स्कीम को या म्यूचुअल फंड को एक्सेप्ट करेंगे तो एक तरह से वो लोग इसको बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टर इसको बाय कर रहे हैं। और जब भी इन्वेस्टर इसको बाय करेगा तो यहां पर एक लोड पे करना रहेगा और इस लोड को हम बोलेंगे एंट्री लोड। तो एंट्री लोड इसका आंसर है सेकंड। और जब भी वही इन्वेस्टर उस म्यूचुअल फंड को सेल करेगा तो तब भी उसको कुछ लोड पे करना पड़ेगा और यह लोड कहलाएगा एग्जिट लोड। ठीक है, जब भी बाय करेंगे तो एंट्री लोड, और जब भी उससे एग्जिट लेंगे मतलब उसको सेल करेंगे, उसको रिडीम करेंगे, तो कहलाएगा एग्जिट लोड। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम से। तो यहां पर कुछ एक कंपोनेंट होते थे फाइनेंशियल सिस्टम के, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें कि मार्केट्स आती है हमारी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब इसमें आती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये भी इसका एक कंपोनेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर वगैरह जो भी है वो सब इसमें आता है। तीसरा है हमारा चिट फंड कंपनीज, भाई चिट फंड कंपनीज इसमें नहीं आता। ठीक है। फोर्थ हमारा है फाइनेंशियल सर्विसेज, सर्विसेज इसमें आता है, जैसे कि लीजिंग एक सर्विस है, फैक्टरिंग एक सर्विस है, ये सब सर्विसेज फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। तो यहां पर जो चिट फंड कंपनीज है, थर्ड जो पॉइंट है, वो ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है, और हमें यही बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट। तो थर्ड यहां पे आंसर है हमारा चिट फंड कंपनीज, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग एक्सेस टू अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker section and low income groups in particular at an affordable cost in a fair and transparent manner by mainstream institutional player is referred to as। ये क्या कह रहा है कि कुछ एक जरूरी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं विच इज नीडेड बाय ऑल, इसमें लिखा हुआ है विच इज नीडेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हर एक पर्सन को चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे वो कितना ही अमीर हो, कुछ एक बेसिक फैसिलिटीज सभी को चाहिए। जैसे बैंक में पैसे डिपॉजिट करना या बैंक से पैसे विड्रॉ करना, ये काम हर कोई पर्सन अपने जीवन में करता है और हर किसी को इसकी जरूरत है। वीकर सेक्शन को एंड लो इनकम ग्रुप्स को भी एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर के द्वारा एक अच्छे जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, जैसे अच्छे जो बैंक हैं, जैसे कि SBI है, जैसे कि HDFC है, ठीक है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं बैंकिंग के, वो बेसिक फैसिलिटीज सभी तक पहुंचाए। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया बैंक में पैसे डिपॉजिट करना, बैंक से पैसे विड्रॉ करना, ये एक बेसिक सा फंक्शन है। ठीक है, बेसिक सी फैसिलिटी है जो सभी को मिलनी चाहिए। देखिए गाइज, इस कंसेप्ट को कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये एक कंसेप्ट है, कुछ साल पहले बहुत पॉपुलर हुआ था, तो आज भी इसके बारे में देखो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि हर एक पर्सन जो भी हमारे देश में रहता है, चाहे वो कितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर हो, उस तक बैंकिंग की कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ पहुंचनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि
एक ज़्यादा गरीब जो पर्सन है उसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी अधिकार है कि कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ उसको मिले। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड बाय इन्वेस्टर्स इज कैटेगराइज्ड इन विच टाइप ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द सेबी। कि नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड बाय इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर है उसको डिविडेंड मिलना चाहिए था लेकिन डिविडेंड उसको नहीं मिला है, ये किस टाइप ऑफ कंप्लेंट में आता है सेबी के अकॉर्डिंग। तो देखिए एक एक करके पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सेबी ने एक्चुअली कुछ कंप्लेंट्स को टाइप के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, जैसे पहला हमारा पॉइंट है टाइप 1। तो टाइप 2 में वो सब कंप्लेंट आती है जैसे कि सिक्योरिटीज डिलीवरी को लेकर, जैसे कि आपने कोई शेयर परचेज किया और सिक्योरिटी डिलीवरी से रिलेटेड कोई इशू आ गया, आपको टाइम से आपकी सिक्योरिटी डिलीवर नहीं हुई, तो ये टाइप 1 कंप्लेंट कहलाएगी। टाइप 2 में आती है ये सब कंप्लेंट्स कि जैसे कि नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड, तो ये हमारा टाइप 2 इसका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि डिविडेंड नहीं मिला, ये कौन सी कंप्लेंट है, तो ये टाइप 2 में आएगा। टाइप 3 में हमारी कंप्लेंट्स आती है वो कंप्लेंट्स जो कि इंटरमीडियरीज के कंडक्ट से रिलेटेड है, जैसे ब्रोकर का कंडक्ट ठीक है क्या नहीं, ब्रोकर आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, तो इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट है वो इसमें आएगी। टाइप 4 में हमारी आती है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो पूछा गया था नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड के बारे में, तो आंसर आएगा टाइप 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल टेक्निक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए दो तरह की टेक्निक्स होती है, एक तो होती है हमारी एक्सटर्नल टेक्निक्स, एक होती है हमारी इंटरनल टेक्निक्स। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक्सटर्नल टेक्निक नहीं है, मतलब कि कौन सी इंटरनल टेक्निक है इन चारों में से, तो वो हमको बतानी है कि इनमें से इंटरनल टेक्निक कौन सी है। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि एक फ्यूचर डेट पे किसी चीज को परचेज या सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, तो ये इसका आंसर कतई नहीं है। करेंसी फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर भी इसका आंसर कतई नहीं है, क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल टेक्निक है। नेटिंग, नेटिंग इसका आंसर है। देखो नेटिंग क्या होता है, नेटिंग में कोई भी कंपनी अपने रिसीवेबल्स और पेबल्स की मदद से अपने टोटल एक्सपोजर को, यानी कि टोटल अपने रिस्क को रिड्यूस करती है, ये होता है नेटिंग। तो नेटिंग एक इंटरनल टेक्निक है, यहां पर कंपनी अपने खुद के रिसीवेबल्स और पेबल्स का यूज करती है, तो नेटिंग इसका आंसर है। बाकी फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है स्वैप्स, स्वैप्स भी इसका आंसर नहीं है, लेकिन स्वैप क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे दो लोगों ने कोई लोन लिया है, ठीक है, और वो उस लोन के फीचर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। ठीक है, दो लोगों ने लोन लिया, एक ए है एक बी है, इन्होंने लोन लिया है, तो ए अपनी टर्म्स एंड कंडीशन वाला लोन बी को ट्रांसफर कर देता है, बी अपने वाला लोन ए को ट्रांसफर कर देता है, तो ये कहलाता है स्वैप। ठीक है, लेकिन हमारा यहां पे आंसर है नेटिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम and it gives the insurer right to recover from an alternative source. The principle involved in this case is called. हम सभी को पता है कि इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं। अब ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ये कह रहा है द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड पर्सन की प्लेस ले लेती है। ठीक है, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ ए क्लेम, क्लेम सेटल होने के बाद, ठीक है, और ये इंश्योरर को राइट देता है टू रिकवर फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव सोर्स। तो कौन सा प्रिंसिपल है, मैं बिल्कुल एक एग्जांपल के साथ आसान शब्दों में आपको समझाता हूं। ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसने अपनी शॉप में फायर इंश्योरेंस कराया हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली किसी दिन दुकान में आग लग गई। ठीक है, दुकान में आग लग गई तो क्या हुआ, कुछ एक सामान आधा जला रह गया, कुछ एक सामान तो पूरा ही जल गया, कुछ एक सामान आधा जला रह गया, मतलब उनका कुछ पोर्शन अभी भी यूज किया जा सकता था। ठीक है,
तो यहां पर क्या हुआ, उस पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी से पूरा अमाउंट क्लेम कर लिया, पूरा अमाउंट क्लेम कर लिया, लेकिन अब जो सामान आधा जला हुआ बचा है उसकी भी कुछ ना कुछ कीमत है। अब वो सामान किसको मिलना चाहिए? वो सामान हमेशा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को। ये इंश्योरेंस कंपनी का राइट है एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, ठीक है, जहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपकी जगह ले लेती है। आपकी जगह लेने का मतलब है अब वो आपकी जगह पे आ गई। अब जो सामान बचा भी है, जिसका नुकसान नहीं हुआ है ज्यादा, वो सामान भी कंपनी के पास ही जाएगा, ठीक है। अब वो कंपनी वहां से कुछ रिकवरी अपनी कर लेगी, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। तो आज जो हमने किए हमारे क्वेश्चन थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। इसी तरह से हमारे और भी वीडियोस आते रहेंगे। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लोगों के साथ इसको शेयर करते रहें। और भी किसी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अगर ठीक लगता है तो आप मुझे टॉपिक्स कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और जल्द ही हम एक रिवीजन सीरीज भी लेके आएंगे जिसमें हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।